MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। पूरी दुनिया आज उस शांति समझौते की टेबल को देख रही थी, उस बर्बादी के बाद के हासिल को देख रही थी और कह रही थी सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। गाजा के साथ बिल्कुल यही तो हुआ, कुछ भी नहीं बचा और आखिरकार मलबों से निकलकर शांत का नाम जप शुरू करना पड़ा, शांति का। लेकिन इसके पीछे की कहानी से उन सभी मुल्कों को सीख लेने की जरूरत है जो आतंक को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बारूद के बादल में पूरी दुनिया को ढक लेना चाहते हैं। गाजा की जमीन और आसमान में आज शांति है, लेकिन एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद आज सबसे पहले उसी शांति समझौते को समझने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान सुलग रहा है जो अभी भी आतंक को अपनी गोद में पाल रहा है। इसके अलावा बात होगी पाकिस्तान में चौतरफा हमले की, अशांत पाकिस्तान की, भागते पाकिस्तानी सैनिकों की, पाकिस्तानियों के आंसुओं की जो रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके अलावा बात होगी बिहार में वोट से पहले कांग्रेस और लालू फैमिली को मिली कोर्ट के चोट की, क्योंकि अब एनडीए कोर्ट के फैसले को ढिंढोरा पीटकर पूरे बिहार की जनता को बताएगी कि आपका वोट कितना जरूरी है। और आखिर में बंगाल की बेटियों के साथ होते अत्याचार की बात और बंगाल की ममता दीदी सरकार का गैर जिम्मेदाराना बयान। आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद पूरी दुनिया आज हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते की टेबल पर नजर बनाए हुए थी। मिडिल ईस्ट में शांति केवल बंधकों की रिहाई या फिर कागजों पर साइन कर लेने भर से कहीं ज्यादा भविष्य की नीतियों के आधार पर की गई। गाजा पट्टी के लोगों को 100 साल पीछे धकेल देने वालों का दर्द समझने वालों को यह भी समझना होगा कि हमास के आतंकियों ने क्या किया। इसे समझने के लिए एक और अच्छा तरीका है, आप तस्वीरों का सहारा लीजिए। चलिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है यह 7 अक्टूबर 2023 की है, जिस दिन हमास आतंकियों पर इजराइल पर तबाही का एक बड़ा नजारा देखने को मिला। इजराइल के कई शहरों में एक साथ कई मिसाइलें दागी गई थी। इन मिसाइलों से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। इतना ही नहीं, हमास आतंकियों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया, महिलाओं और लड़कियों के साथ हैवानियत की, सारी हदें पार कर गए। इतना ही नहीं, इजराइल के सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले गए और अपनी मांगे मंगवाने की कोशिश की थी। चलिए इसके बाद एक और तस्वीर सामने रख रहे हैं। इजराइल ने हमास के इस हमले के बाद जंग का ऐलान कर दिया, गाजा पट्टी में जमकर तबाही मचाई, हमास के कमांडरों को एक एक कर मौत के घाट उतारा था। और इजराइल के हमले से गाजा पट्टी की जो पूरी तस्वीर है वो बदल गई। जो गाजा पट्टी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, उस गाजा को इजराइल ने खंडहर बना दिया, ऊंची इमारतें तबाह कर दी गई। गाजा पट्टी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि यह गाजा अब जहन्नुम बन गया। हालांकि इस दौरान हमास ने कुछ बंधकों का कत्ल कर इजराइल को डराने की कोशिश की, लेकिन इजराइल कभी पीछे नहीं हटा। इजराइल लगातार हमास आतंकी और गाजा पट्टी को नरक बनाता रहा। एक और तस्वीर, यह तस्वीर आज की है। लगभग 2 साल के बाद इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर पूर्ण विराम लग गया। हमास ने इजराइल के सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया। 2 साल से अपनों से मिलने की राह देख रहे इजरायली लोगों के लिए यह काफी सुकून का पल था। अपनों को रिहाई के बाद उन्हें सामने पाते हुए इजराइल में उनके जो परिजन थे वो काफी भावुक दिखे। इजराइल में जगह जगह बंधकों की रिहाई का लाइव टेलीकास्ट हुआ। हालांकि ये इजराइल हमास समझौते की पहली कड़ी है, लेकिन इजरायली बंधकों की रिहाई हो गई। इजराइल इसके बदले में 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। लेकिन बात उस देश की जो आतंक पालता है। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में 2 साल बाद शांति। इजराइल हमास के बीच सीज फायर। अब गाजा पट्टी में नहीं गूंजेंगे धमाके। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में 2 साल से छिड़ी जंग अब थम गई है।
मिडिल ईस्ट के आसमान से बारूदी बादल छट गए हैं। आज गाजा पट्टी का आसमान नीला है। लोगों के चेहरे पर डर की जगह सुकून है, क्योंकि इजराइल और हमास अब दोनों जंग का मैदान छोड़कर बातचीत की मेज पर बैठे हैं। इजराइल के लिए आज का दिन बेहद खास है। अब जंग तो खत्म हुई ही है। हमास की कैद में 2 साल से फंसे 20 इजरायली नागरिक अपने घर पहुंच गए। इन तस्वीरों को देखिए, ये वही इजरायली नागरिक हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बंधक बना लिया था। 2 साल तक इन्हें गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर रखा गया और आज इनकी घर वापसी हुई है। इजराइल में बंधकों की रिहाई को उत्सव की तरह मनाया गया। बंधकों की रिहाई का लाइव टेलीकास्ट किया गया। बंधकों के परिजन अपनों को जीवित देखकर जितना खुश हैं, उतने ही भावुक हैं। इजराइल हमास के बीच ये समझौते की पहली कड़ी है। इसके तहत इजराइल अपने 20 बंधकों के बदले 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायली फौज गाजा पट्टी के 70% इलाके से पीछे हटेगी। हमास ने 28 इजरायली बंधकों के शवों को भी इजराइल को सौंप दिया है। मिस्र में आज गाजा युद्ध खत्म करने के समझौते पर चर्चा होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में गाजा के पुनरुत्थान की रूपरेखा तय होगी। गाजा पट्टी में मिस्र, कतर, तुर्की, यूएई और अमेरिका की फोर्स सुरक्षा संभालेगी और गाजा की नई सरकार पर बात होगी। इजराइल हमास के बीच 2 सालों तक चली जंग में गाजा ने सब कुछ गंवा दिया। गाजा के 23 लाख लोगों में से 90% बेघर हो गए। ये बिना पानी, बिजली के तंबुओं में रह रहे हैं। गाजा का 80% इलाका मिलिट्री जोन बन चुका है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि गाजा में जमा 510 लाख टन मलबा हटाने में 10 साल और $1.2 ट्रिलियन लग सकते हैं। गाजा की 80% इमारतें तबाह हो गईं, जिससे $4.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। गाजा की 98% खेती की जमीन बंजर हो चुकी है। अब सिर्फ 232 हेक्टेयर जमीन ही उपजाऊ बची है। यहां फिर से खेती शुरू करने में 25 साल लगेंगे। यानी देखा जाए तो 21वीं सदी में गाजा के लोग 100 साल पीछे चले गए हैं। शांति की बात टेबल पर है तो जरूर, लेकिन संदेश साफ है कि अगर आतंक का रास्ता अपनाएंगे तो इससे भी बड़ी कीमत चुकानी होगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हिमाकत की, उसकी कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। हमास के सभी बड़े टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए। इस्राएल में एक एक कर हमास आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर मारा। 738 दिन तक चली इस जंग में इस्राएल तो आज वैसे क्या वैसा ही खड़ा है, लेकिन हमास और गाजा पट्टी दोनों तबाह हो गए। इस जंग में हमास ने जो टारगेट फिक्स किए थे, इस्राएल ने उन्हें पूरा नहीं होने दिया। अब हमास सीज फायर की टेबल पर आ तो गया है, लेकिन जो बर्बादी उसकी वजह से हुई, क्या उससे हमास सुधर जाएगा? क्या हमास अपनी आतंकी गतिविधियां बंद कर देगा? क्या गाजा पट्टी के लोग आतंक का समर्थन बंद कर देंगे? ये सवाल अभी भी मौजूद है। तो कई तस्वीरें और रिपोर्ट को दिखाने के बाद उस देश की बात जो आतंक को पालता है, आतंक के खात्मे के बाद शांति की बैठक में अपनी भूमिका बताने वाला नाटक करता है, इसे समझने के लिए भी कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। चलिए तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान पिछले 5 दिनों से सुलग रहा है। टीएलपी के नेता गाजा पीस प्लान को समर्थन देने को लेकर पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। ऐसा लग रहा है कि मानो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और है भी। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उन पर फायरिंग की। इसमें कई प्रदर्शनकारियों को गोली लगी। टीएलपी के चीफ हाफिज साद हुसैन रिजवी को भी गोली लगी है। एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला पोसा, उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार मुहैया कराए, यहां तक कि फंडिंग की, वही आतंकी अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में आए दिन हमले कर रहे हैं।
टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान इलाके में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर एक बड़ा धमाका किया। शुरुआत में एक कार में बम विस्फोट हुआ, इसके बाद कई हमलावर पुलिस ट्रेनिंग कैंप में घुस गए। इसके बाद यहां भयंकर लड़ाई हुई। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के जवानों की बड़ी संख्या में मारे जाने की खबरें हैं। एक और तस्वीर, ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा यानी कि डुरंड लाइन की है। अफगानिस्तान फौज ने पाकिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया और इस दौरान अफगानिस्तानियों ने पाक की 40 चौकियों पर कब्जा कर लिया। 58 पाक सैनिकों को मार गिराया। अफगानी फौज के हमले से डरकर पाक के जो सैनिक हैं वो चौकियों को छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान ने इस हमले को पाक की एयर स्ट्राइक का बदला बताया और आगे किसी तरह की हिमाकत ना करने की चेतावनी दी। यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तानियों के साथ जंग में है। यही नहीं, पाकिस्तान इस समय चौतरफा घिर चुका है। तो एक रिपोर्ट भी देखनी अब जरूरी है। बरसात के अंदर रवाना दुनिया भर में आतंक की खेती के लिए कुख्यात पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में टीएलपी ने गृह युद्ध छेड़ रखा है। बलूचिस्तान में बगावत की आग भड़क रही है। पीओके में आजादी की मांग उठ रही है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर मार रहे हैं और बची खुची कसर डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान पूरा कर रहा है। अफगानी फौज डुरंड लाइन पर पाक चौकियों से सैनिकों को खदेड़ रही है। यानी पाकिस्तान खंड खंड होने की कगार पर है। लेकिन शहबाज शरीफ अपने देश को जलता छोड़कर मिस्र का दौरा कर रहा है। अपने देश में अशांति पैदा करने वाले दूसरे देश की शांति वार्ता में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में टीएलपी ने कैसे कोहराम मचाया है, इसकी तस्दीक इस्लामाबाद, मुरीद की, लाहौर, कराची, फिरोजपुर और शेखपुरा की तस्वीरें कर रही हैं, जहां सड़कों पर आक्रोश है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, उपद्रव है। हाल ऐसा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लेकिन जब प्रदर्शन बेकाबू हुआ तो पाक रेंजर्स ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पाक रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों को गलियों में घूम घूम कर खोज कर शूट किया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने टीएलपी के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी के मंच को फूंक दिया। खबर तो यहां तक है कि साद रिजवी को भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने 3 गोलियां मारी। उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। इस बीच हाफिज साद रिजवी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो प्रदर्शनकारियों से वापस लौटने की मांग करते नजर आते हैं। ये वीडियो हंगामे से कुछ देर पहले का है। हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। टीएलपी के प्रदर्शन की आग में पाकिस्तान जल उठा। तस्वीरें जितनी दिख रही हैं उससे भी भयानक है। इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए शहबाज और मुनीर जनरल डायर बन गए, भीड़ पर गोलियां बरसा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। टीएलपी की मांग है कि पाकिस्तान गाजा पीस प्लान का समर्थन ना करे। गाजा पीस प्लान से फिलिस्तीनियों को कोई फायदा नहीं होगा। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान फिलिस्तीन का साथ दे। गाजा पीस प्लान का समर्थन कर पाक सरकार इजराइल को फायदा ना पहुंचाए। टीएलपी का आरोप है कि शहबाज ट्रंप के दबाव में आकर गाजा पीस प्लान का समर्थन कर रहे हैं। उनसे बात करें। हमारी मुज़ाकराती दूसरी टीम भी आपके जनाब अभी आपने रोकी हुई है, उनसे भी बातचीत करें। बातचीत के जरिए ही मसला हल करें, वरना कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। शहबाज और मुनीर की ट्रंप की चापलूसी वाले रवैये से पाकिस्तान एक तरफ सुलग रहा है, दूसरी तरफ जंग के मुहाने पर खड़ा है। टीटीपी और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं।
टीटीपी जहां पाकिस्तान में घुसकर अटैक कर रहा है, वहीं अफगानिस्तान की सेना डुरंड लाइन पर पाक सैनिकों के छक्के छुड़ा रही है। हालात ये हैं कि पाक सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान ने डुरंड लाइन पर पाक की कई चौकियों पर गोलीबारी की। अफगान सैनिकों ने हैवी मशीन गन, रॉकेट, मोर्टार दागे, जिससे कुनार, नंगरहार और हेलबंद प्रांतों में भीषण लड़ाई हुई। इस दौरान अफगान सैनिकों ने पाक की 40 चौकियों पर कब्जा कर लिया, जबकि पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अफगानिस्तान ने कई पाक सैनिक जिंदा भी पकड़े हैं। अफगानिस्तान ने इस हमले को काबुल एयर स्ट्राइक का बदला बताया। दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी और इस हमले में कई अफगान नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान टीएलपी, टीटीपी और अफगानिस्तान से जूझ रहा है। बलूचिस्तान और पीओके भी उसके हाथ से निकलने वाला है। इन दोनों जगहों पर बगावत की आग भड़क रही है, जिसे पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत से कुचलने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान बारूद की ढेर पर बैठा है, जहां सिर्फ एक चिंगारी उसे कई टुकड़ों में बांट देगी। देखना यह है कि शहबाज मुनीर पाकिस्तान को और कितना गर्त में ले जाते हैं। तो पाकिस्तान गर्त में जा रहा है और इस बात की तस्दीक करती कई तस्वीरें, एक दो नहीं, हमने तो आपको सिर्फ 4 दिखाई। 40 ऐसी, 400 ऐसी, 4000 और 4 लाख ऐसी तस्वीरें जो बता रही है कि पाकिस्तान का हाल बेहाल है। सीधे अपने देश में आते हैं जहां चुनावी बयार है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन कोर्ट के झटके से हिला जा रहा है। पहला झटका लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लगा। दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी और कांग्रेस को। आईआरसीटीसी मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय हो गए तो वोट चोर का नारा बुलंद करने वाली कांग्रेस को ऐसा झटका लगा है जिसमें एसआईटी की जांच वाली याचिका पर सुनवाई हुई। उम्मीद थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास जाने का इशारा कर दिया। मतलब ये कि महागठबंधन चुनावों में अपनी छवि को लेकर ज्यादा लड़ेगा। तो एनडीए के लिए जनता के बीच जाकर कहना बिल्कुल आसान होगा कि जनता को आरोप तय करने वाले कैंडिडेट चाहिए या फिर साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार। तो कांग्रेस के वोट चोर वाले आरोपों पर सुप्रीम नसीहत के बाद एनडीए के लिए यह कहना बेहद ही आसान होगा कि आप छवि खराब करने वाली पार्टियों के साथ जाएंगे या फिर विकास करने वाले कैंडिडेट के साथ। देखिए, लालू प्रसाद के ऊपर आरोप तय, राबड़ी देवी के ऊपर आरोप तय, तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप तय। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर महामंथन चल रहा है। तो ठीक चुनावी मुहाने पर तैयारियों के बीच लालू फैमिली कोर्ट के झटके से 2-4 हो रही है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, धारा 120, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय कर दिए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धारा 420 और 120(b) के तहत आरोप तय किए गए हैं। तो लालू ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। लालू खुद को भले ही निर्दोष बता रहे हों, लेकिन कोर्ट ने तथ्यों को खंगालने के बाद जो आदेश जारी किया है वो बता रहा है कि लालू एंड फैमिली पूरी तरह से मामले में संलिप्त थे। कोर्ट ने कहा लालू प्रसाद ने मिलकर साजिश की। लालू प्रसाद को साजिश की पूरी जानकारी थी। सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया गया। तेजस्वी और राबड़ी को जमीन का हकदार बनाया। लालू प्रसाद के परिवार को फायदा मिला। सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है। मामला रांची और पुरी में 2 आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। अदालत ने तीनों से ही पूछा, आप खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे? तीनों आरोपियों ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और इसे चुनौती देंगे। लेकिन तेजस्वी सीबीआई के आरोपों और कोर्ट के फैसले को राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं।
तेजस्वी को लगता है कि चुनावी मौसम में आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा न्यायालय तो न्याय करेगी ही। कोर्ट का फैसला तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रहा है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में खासकर जब तेजस्वी राघोपुर से चुनाव की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और एनडीए इसे चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं होगा बल्कि कोर्ट के फैसले का प्रचार होगा और बताया जाएगा कि लालू एंड फैमिली ने अपनी फैमिली के लिए क्या किया है। कुल मिलाकर आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व पर इन गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप तय होना पार्टी के चुनावी प्रचार और छवि के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, जो 14 नवंबर को आने वाले रिजल्ट में साफ नजर आ सकता है। लेकिन खुले अंदाज से बयान देने वाले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस मामले में नपे तुले अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं। भ्रष्टाचार ये सब अब कोई देश में मुद्दा है, हद हो गया। ये सब जितना, ये सब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। यदि मुद्दा बचता तो येदियुरप्पा, अजीत पवार आप उठा करके देखिए, नहीं सब पर आरोप है। राफेल के मुद्दे को देखिए तो सब पर आरोप है। तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं बचा इस देश में। ये मुद्दा बचा है हिंदू मुसलमान जात पात, यही मुद्दा बचा है। इधर राहुल गांधी को भी सुप्रीम अदालत से तगड़ा झटका लगा है। वोट चोरी के मसले में एसआईटी गठन करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा ऐसे मामले की शिकायत चुनाव आयोग में की जा सकती है। सुप्रीम अदालत में वोट चोरी का आरोप धराशायी होने के बाद एनडीए को बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वोट चोरी पर कहने के लिए अब राहुल के पास कोई हथकंडा नहीं बचा, तो राहुल की तरफ से सरकार की छवि खराब करने की कोशिश का आरोप अब चुनावी समर में पूरे विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है। तो तेजस्वी साफ तौर पर कह रहे हैं कि तूफानों से लड़ने का मजा कुछ अलग ही है, यानी मान रहे हैं कि सामने एनडीए नहीं बल्कि तूफान है, लेकिन लड़कर देखना चाहते हैं। खैर, बंगाल की बात जिसमें बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बंगाल सरकार का बयान सामने है। ममता ने बहुत कुछ कहा, ऐसा कहा जो बात दिल पर चुभ रही है। बाकी की बात रिपोर्ट में देखिए। She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? उन्होंने बहुत अच्छे बात बोला है। हम उनको बोलेंगे आज ही रात एक फतवा जारी कर दे, कल सुबह से कोई लड़की घर से नहीं निकल पाएगा तो अच्छा रहेगा। ममता बनर्जी का यह बयान लड़कियों या महिलाओं की बंगाल में आजादी पर सवाल खड़े करता है। यह बयान बताता है कि बयान देने की कितनी जल्दबाजी थी ममता दीदी को। यह बयान बताता है कि बंगाल में लड़कियों का जीना कितना मुश्किल है। बयान बताता है कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। तो फिर सवाल ये कि क्या बंगाल की बेटी के साथ दुष्कर्म सिस्टम ने किया? क्योंकि अगर सरकार लड़कियों के घर से बाहर निकलने और आजादी से घूमने पर अपनी टाइमिंग सेट करती है, तो फिर उन माता पिता का बयान बिल्कुल सही है, जिसमें वो एक महिला मुख्यमंत्री से एक मां का दर्द समझने की बात कर रहे हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं देख पा रहा है, इसलिए जिसका साथ जो विक्टिम है उसका ऊपर पूरा दोष चपा दे रहा है।
उसका ये जो बात हमको बहुत गंदा लगा, इसलिए हमको सबसे अच्छा सलाह है उन्होंने एक फतवा जारी करके लेके घर से निकलने बंद कर दिया। और जो गुंडा लोग को उन्होंने पूछ रहा है, उनको राजनीतिक दल का मेंबर है, उसको उन्होंने ऐसे लालन पालन करे। आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। फरवरी 2024 संदेश खाली टीएमसी नेता पर जब गैंगरेप के आरोप लगे। अगस्त 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता पीजी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई। अक्टूबर 2024 कांचरापाड़ा रेलवे ट्रैक 19 साल की नवविवाहिता के साथ गैंगरेप हुआ। जून 2025 साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की 24 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप। अगस्त 2025 हंसघाली 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप। अक्टूबर 2025 दुर्गापुर पश्चिमी वर्धमान जिला 23 साल की एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी यानी कि NARI की रिपोर्ट कोलकाता को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित मानती है। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा सच ये है कि दर्ज हुए अपराधों पर ट्रायल कम है, कन्विक्शन रेट तो और भी कम है। साल 2021 में 4.25 लाख केस रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से सिर्फ 5% का ट्रायल पूरा हुआ। केवल 750 मामलों में दोषी को सजा मिली। तो इतने बड़े बड़े कारण हैं जो बता रहे हैं कि बेटियों को किस तरीके से रोका जा रहा है। तो राज सर्वोपरि में बस इतना ही, लेकिन एक अहम सूचना, आज की तारीख हो गई 13, कल है 14 और फिर है 15। तो 15 तारीख को ऐसे याद कीजिए कि राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन होने वाला है, एक खास कार्यक्रम जहां मिलेंगे, बैठेंगे, ढेर सारी बातें होंगी और बड़े बड़े शख्सियतों के विचारों को जानने का मौका मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा 15 तारीख। तो राष्ट्र सर्वोपरि में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त पर कई सारी तस्वीरों, खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH